लेकिन हाँ, अगर दोबारा खुलेगा तो फिर से शुरू होना पड़ेगा, क्योंकि कानून की हिफाजत करना और मुजरिमों को सजा दिलाना फर्ज बनता है। अब की बार मुझे गिरफ्तार मत कीजिएगा, फोन कर दीजिएगा, मैं खुद आ जाऊंगी। भाई समझ में नहीं आता कि आप वाकई थैंक यू कहने आई हैं या फिर चैलेंज करने। थैंक यू ही बोलने आई हूं। अफसाना अक्सर हकीकत से ही बनता है, लेकिन अफसाना कभी हकीकत नहीं बनता। वैसे आपसे एक बात कहूं, आप अफसाने को हकीकत बनाने चले थे। जैसे कि मैं आपसे अभी थैंक यू कह रही हूं, यह हकीकत है, और जो कुछ कोर्ट में हुआ वो अफसाना बन चुका है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। भाभी की याद आ रही है जो इतना मुस्कुरा रहे हो? नहीं तो क्यों? क्योंकि आज की तारीख में आप दोनों मिले थे। तुम्हें तारीख भी याद है? क्योंकि सिर्फ आप दोनों ही नहीं, मैं और चांद भी आज की ही तारीख में मिले थे। शायद आप भूल रहे। काफी पुरानी फोटो है। थोड़ी टेढ़ी हो गई है। ये तस्वीर, इसमें जरूर कोई ऐसा तुम्हारे साथ था जिसको तुमने अलग कर दिया। हाँ, वो जो भी था उसने मुझे अपनी तकदीर से अलग कर दिया और मैंने उसे अपनी तस्वीर से। थोड़ा पर्सनल है, क्या मैं पूछ सकता हूँ वो कौन था? प्लीज बुरा मत मान लेना। तुम अपना माजी भूल चुके हो ना, और मैं अपना माजी भुला देना चाहती हूँ। उसे दोहराना नहीं चाहती। बाकी की तस्वीरें नहीं दिखाओगी? नहीं, इस एल्बम में बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर तुम सवाल करोगे, और तुम्हारे सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है। हैरान हूं, वो बदनसीब कौन था जिसे तुम जैसी हम्बल लड़की भी नफरत करती है? मोहब्बत और नफरत अपनों से की जाती है, वो तो मेरी नफरत के काबिल भी नहीं था। ओह, अब समझ में आया। इसी ज़ब्त ने तुम्हें लिखना सिखा दिया। मैं तो छोटी उम्र में भी बच्चों की कहानियाँ लिखा करती थी। लिखना तो आता था, मगर जुमले में दर्द नहीं था। इस दुनिया ने जुमले में दर्द ही तो दिया है। क्या जिंदगी में दर्द होना ज़रूरी है? फनकार और कलमकार के पास अगर दर्द ना हो तो वो भी तुम्हारी जहन की तरह अंदर से खाली होते हैं। कुछ समझ में आया? मेरी खोपड़ी से ऊपर की बात है, इसलिए ऊपर से गुजर गई। खैर, चाय पिला दो। अभी लाई।
तुमने सुना है ना, मेरे पापा का बिजनेस बिल्कुल तबाह हो गया। उनको हमारी जरूरत है। तुम्हें नहीं लगता हमें उनके पास जाना चाहिए? टाइम नहीं है मेरे पास। क्या तुम्हें मेरे घर वालों के साथ जरा भी हमदर्दी नहीं है? तुम्हें हमदर्दी थी? मेरे घर वालों के साथ तुम्हें हमदर्दी थी? याद करो। खामोश क्यों हो गए? हाँ? तुम मेरे साथ चल रहे हो या नहीं, बस इतना बता दो। ठीक है, चलते हैं। जी अबू आइए। बैठिए बैठिए बेटा, बैठिए। आपको पता तो चल गया होगा कि मुनव्वर इम्तियाज साहब का इंतकाल हो गया है। बड़ा अफसोस हुआ। मालिक असम्बली की सीट खाली हो गई है। इत्तेफाक देखिए कि उनकी कोई औलाद भी नहीं है। जाहिर है री इलेक्शन होगा वहां पे। हम एक लिस्ट दे रहे हैं आपको, अच्छी तरह स्टडी करके बताइए कि किसे टिकट देना चाहिए। अबू इसमें आपको मेरी क्या ज़रूरत पड़ गई? आप जिसे चाहो उसे टिकट दे दें, मुझसे ज़्यादा तजुर्बा है आपको। वैसे बेटा हम तो ये चाहते हैं कि इस सीट पर आप इलेक्शन लड़ें। मैं नहीं, मैं अभी ये रिस्क नहीं लेना चाहती। वो शतरंज हमेशा मोरों से खेली जाती है। मोरे खुद कभी शतरंज नहीं खेलते और मैं मोहरा ही ठीक हूँ। मुझे खुशी इस बात की कि आप मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं। मुझे बस आप थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मैं यकीनन आपको कोई अच्छा सा नाम सजेस्ट करके बता दूंगी। फिर भी हमारी ख्वाहिश तो यही थी कि आप इलेक्शन लड़ें और बहुत सेफ सीट है। जी ठीक है, लेकिन कम से कम आप मुझे 2 दिन दे दें, मैं आपको नाम दे दूंगी। हो सकता है मैं अपना ही नाम दे दूं। गुड। पापा ये सब अचानक कैसे हो गया? पता ही नहीं चला बेटा। किसी ने सोची समझी साजिश के तहत ही हमें बर्बाद किया है। किसने? कैसे? हमारी कंपनी के शेयर्स महंगे दामों खरीद लिए। जो शेयर 2000 रुपए का था 20 रुपए में मार्केट कर दिया। 2000 करोड़ की कंपनी 100 करोड़ की भी नहीं बची। खुद तो बर्बाद हुआ, हमें भी बर्बाद कर दिया। लेकिन ये किया किसने? पता नहीं। अबू हम आपके साथ हैं। अगर आपको कभी भी किसी भी किस्म की जरूरत पड़े तो प्लीज लेट अस नो। ऐसे वक्त में इतना भरोसा देना भी बहुत बड़ी बात है बेटा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आपको बर्बाद करने के लिए उसने खुद के करोड़ों रुपए जाया कर दिए। ऐसा कौन कर सकता है? पापा आप टेंशन ना लें। इंशाल्लाह हमारा पुराना वक्त फिर लौट कर आएगा, बहुत जल्द आएगा। टेंशन क्यों ना लूं बेटा? एक झटके में इतने बड़े कर्ज में घिर गया हूं। सब कुछ खत्म हो गया। हो सकता है ये घर भी बेचना पड़ जाए। ये सब कुछ किया किसने, ये समझ में नहीं आ रहा।
क्या बात है, माशाल्लाह दोनों बहन भाई बहुत खुश नजर आ रहे हो। कुछ नहीं बाबा, बस कुछ पुरानी बातें याद कर रहे थे। हाँ बेटा, आज का तो पता नहीं, लेकिन बीते दिनों में कुछ बातें ऐसी जरूर थीं जिन पे हम जी भर के मुस्कुराया करते थे। हाँ, एक ब्रेकिंग न्यूज है बेटा। फैसलाबाद की है ना हसन रजा एंड कंपनी, उसके सारे शेयर्स गिर गए हैं बहुत बुरी तरह। क्रेडिबिलिटी बिल्कुल नील पे पहुंच गई है। तो बस ये न्यूज लगवा दो। बाबा ये तो शायद जैनब भाभी के अब्बू है ना? हाँ, पिछले दिनों उनकी एक फैक्ट्री भी बंद हो गई थी और अब ये भी। और ये न्यूज लगवा दो। फार्मास्यूटिकल कंपनीज के मालिक हसन रजा इस वक्त कंगाली की शाहराह पर खड़े हैं। अपने नए बिजनेस के लिए करोड़ों रुपए का लोन उन्होंने बैंक से ले रखा था, लेकिन इसके बावजूद वो ना तो अपना नया बिजनेस खड़ा कर सके और ना ही अपना पुराना बिजनेस संभाल सके। अगर उन्होंने बैंक का लोन तयशुदा मुद्दत के अंदर ना अदा किया तो दो अंजाम हो सकते हैं, या तो गिरफ्तारी या फिर जायदाद की नीलामी। अब देखना ये है कि हसन रजा साहब कौन सा रास्ता अपनाते हैं। बेइज्जती दोनों रास्तों पर है और बर्बादी भी। हाई कोर्ट में जिन लोगों ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए थे, उन लोगों की शिकायत पर हसन रजा साहब की गिरफ्तारी का ऑर्डर निकल चुका है। अब देखना यह है कि कल क्या होता है, गिरफ्तारी या बर्बादी। अब्बू जी, वो आपने तो सुना ही होगा कि मेरे अब्बू के साथ क्या हुआ है। हाँ बेटा, सुना है, सुन ही रहे हैं। न जाने इस खानदान को किसकी बुरी नजर लग गई है कि हमारे चाहने वाले और हमारे करीबी सबके साथ ही बुरा हो रहा है। लेकिन अब्बू, आपकी तो हुकूमत अपनी है, आप तो रूलिंग पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, चीफ मिनिस्टर आपका अपना है। बेटा, हम हुकूमत में जरूर हैं लेकिन खुदा नहीं है। अगर हम खुदा होते तो अपने बेटे चांद को इस दुनिया से जाने नहीं देते, सोहा की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देते, एक मासूम बच्चे को उसके बाप से और एक बेवा को उसके शौहर से दूर नहीं होने देते। तो आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे अब्बू बर्बाद होते रहे और हम उनकी बर्बादी का तमाशा देखते रहे बस? आपके इस तरह चीखने चिल्लाने से अगर आपके वालिद साहब की बर्बादी रुकती है तो हम भी आपके साथ चीखते चिल्लाते हैं। चले। यानी मेरे अब्बू बर्बाद होते रहेंगे और आप मेरे अब्बू की बर्बादी रोक नहीं सकते? जब हमारे कमरे में हमारे जवान बेटे की लाश पड़ी हुई थी तो आप अपने कमरे में जश्न मना रही थी कि अब इस करोड़ों अरबों की जायदाद की आप इकलौती वारिस होंगी। हम आपको रोक पाए?
आपने हमारी बर्बादी का ख्वाब देखा, हम आपको रोक पाए? खुशी को झूठे केस में फंसाने, उसे बर्बाद करने की हर मुमकिन कोशिश की आपने, हम आपको रोक पाए? आपको सब पता है? बेटा, आपने कभी बाज को देखा है? हजारों मीटर ऊपर आसमान पर उड़ता है, लेकिन अपने शिकार पर नजरें रखता है। लेकिन शिकार की जस्तुजू में वो अपने अंडों को नहीं भूलता। अगर उसका शिकार उसकी पहुंच से दूर नहीं होता तो उसके बच्चे भी उसकी पहुंच से दूर नहीं होते। लेकिन अब्बू जी, आप मेरे गुनाहों की सजा उनको क्यों दे रहे हैं? चलें, शुक्र है आपने खुद को गुनाहगार तो माना, वरना आजकल के वालिदैन का तो यही प्रॉब्लम है कि वो चाहते हुए भी अपनी औलाद को गुनाहगार नहीं मान सकते। आप हमारे घर की बहू हैं, हमारे बड़े बेटे की बीवी। हमारी दौलत, हमारी इज्जत, हमारे वकार पर सबसे ज्यादा हक आपका है। हम अगर मर भी जाएं तो कोई इस बात को झुठला नहीं सकता। लेकिन एक लड़की को किसी कुर्सी पर बैठे हुए आप अपने उस तख्त को भूल गई जिस पे आप पहले से विराजमान थी। खैर, ये तो हमारे घर की बात है। अब आप आपके घर की बात करते हैं। आपकी गलत हरकतें और गलत बातों को आपके वालिदैन ने रोका नहीं, बल्कि उन गलत कामों में आपका भरपूर साथ दिया। मगर हम ऐसे नहीं हैं। हम तो दुश्मनों के भी मददगार साबित होते हैं, दूसरों के लिए खुद को परेशानी में डाल लेते हैं। हम तो वो हैं। जी, मैं जानती हूँ अब्बू जी, मगर अब मेरे अब्बू के लिए कुछ कीजिए, खुदा के लिए। तो सुन लीजिएगा, अब हम आपके वालिद और उनकी तबाही के बीच में आ खड़े हुए हैं। तबाही को उन तक पहुंचने नहीं देंगे। लेकिन अब्बू जी, अभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, अरेस्ट वारंट भी। हमने आपसे कहा ना कि हम उनकी बर्बादी और उनके दरमियान जरूर खड़े हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी और उसके बीच में नहीं। हम कानून की हिफाजत करना जानते हैं, लिहाजा कानून के मुहाफिज वो कुछ नहीं कह सकते। वरना हम खुशी की गिरफ्तारी को कहाँ रोक पाए? हालांकि हमारी हुकूमत भी थी, उसमें सरकार भी हमारी थी। पुलिस कस्टडी में जाने से नहीं रोक सके उसे। ये अलग बात है कि केस हम जीत गए। हाँ, असलम मियां से तो काफी वाकफियत रही है आपकी, टेलीफोन पर गुफ्तगू होती रहती है। उनसे कहिए शायद आपके वालिद के लिए कुछ कर सकें। अगर हम कानून की हिफाजत के माहिर हैं तो वो कानून की धज्जियां उड़ाने के माहिर। वो मेरा सहारा सिर्फ आप है, मुझे किसी और के सहारे की कोई जरूरत नहीं है। बेटा, काश ये बात आपको पहले समझ आ गई होती कि जो शख्स अपने लिए कुछ ना कर सकता हो वो किसी और के लिए क्या करेगा। क्योंकि उन्होंने हमेशा रिश्तों को तोड़ा है, जोड़ा नहीं। जाइए, अपने कमरे में जाके आराम कीजिए। आज से आपके वालिद हसन रजा साहब की सारी जिम्मेदारी हमारी है। जाइए।
क्या बात, इतनी उदास क्यों? देखो जैन, मैंने कुछ इन्वेस्टर्स से बात की है, वो पैसा लगाने को भी तैयार है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अमाउंट इतनी ज़्यादा है कि मुझे कुछ और लोगों से बात करनी पड़ेगी। मगर डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मुझे मेरे किए की माफी भी नहीं मिल सकती? अगर तुम वाकई में इतनी बुरी होती हैं तो कम से कम मेरी जिंदगी में तो ना होती, लेकिन तुम मेरी जिंदगी में हो, बल्कि मेरी जिंदगी का अच्छा खासा हिस्सा हो तुम बुरी नहीं हो। तुम खुद देखो, तुमने ऐसे काम किए कि सब लोग तुमसे दूर चले गए। लोग तुम्हें नहीं भूले, तुमने खुद अपने आप को लोगों से दूर कर लिया। लेकिन मुझे देखो जना, मैं तो अब भी तुम्हारे साथ हूं, अपने सारे घर वालों की मुखालफत के बावजूद। आई एम स्टिल विथ यू। हाँ, रो मत जना, प्लीज। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। रास्ता भटका हुआ इंसान अगर सही रास्ते पे वापस आ जाए ना, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? हाँ, चलो कम से कम तुम्हें ये एहसास तो हुआ ना कि शायद तुम गलत हो, और मेरे लिए तुम्हारा ये एहसास मेरी नज़रों में तुम्हारा मकाम मज़ीद ऊपर करने के लिए काफ़ी है। जहाँ तक माफ़ी की बात है तो माफ़ तो मैं तुम्हें हमेशा ही करता हूँ, नहीं? हाँ, अलबत्ता एक बात है कि इस्लाम में माफ़ी और सज़ा का हक तो सिर्फ ऊपर वाले के पास है। अगर तुम्हें वाकई अपनी गलती का एहसास हो गया तो मुझे उम्मीद है वो भी तुम्हें माफ़ कर देगा। पता है, मैंने खुशी के साथ भी बहुत बुरा सलूक किया। मैंने तुम्हारे भाई चांद की रूह को भी बहुत तकलीफ पहुंचाई। जबरदस्त आला किस्म की चाय हाजिर है। चाय? लेकिन तुम क्यों लेकर आए हो सब? क्यों भाई, मैं क्यों नहीं लेके आ सकता? देखिए, मैंने ये सोचा कि घर में मुलाजिमीन तो बहुत हैं और वो तो करते हैं काम, लेकिन खिदमत कोई कोई करता है, और करता भी सिर्फ अपनों के लिए है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग या लाइट? हाँ, लाइट। ये लीजिए आपकी चाय। थैंक यू। अच्छा सुने भाभी, कल को मेरी बीवी भी आएगी ना, उससे भी खूब खिदमत करवाइएगा अपनी। ना बाबा, मैं तुम्हारी फूल जैसी बीवी से खिदमत कैसे करवा सकती हूँ? फूल हो या पत्थर, आप जैसी हॉट नहीं हो सकती। एक ही फूल था चमन में, वो भी मुराद भाई ने तोड़ लिया। देखो उसको हद होती। अच्छा ये बताओ, अगर कभी तुम्हारी बीवी मुझसे नाराज हो गई, फिर मैं उसे मनाऊंगी कैसे? क्या करूँ? ऐसे की तैसी उसकी दो लगाएगा कान के नीचे, यूं मान जाएगी। और वैसे अगर कभी नाराज हो भी गई तो बेचारी को माफ कर दीजिएगा। क्या फर्क पड़ता है? ये ले। ओके। ये पकड़े ना। थैंक यू। एक और बात है, उसका हक ही नहीं बनता आपसे नाराज होने का। पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि आप हमारी भाभी हैं, इस घर की बड़ी भाभी, और माँ के बाद भाभी का रुतबा होता है, मालूम है ना आपको? कुछ और लेंगे आप? आओ साथ बैठो, चाय पियो मेरे। ये लेना, ये खाएं। चांद ने मुझे इतनी मोहब्बत, इतनी इज्जत दी, उसके बावजूद मैं उसके जाते ही उसे भूल गई।
खुशी से भी माफी मांग लूंगी, मगर किस मुंह से माफी मांगूंगी मैं? मुझ में माफी मांगने की हिम्मत भी नहीं है। नहीं ज़हरा, तुम माफी मत मांगना। बस तुम सिर्फ उसे जाकर एक दफा प्यार से गले लगा लेना। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं होगी। आपने कुछ सुना? क्या? ज़ैनब के अब्बू पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। हाँ, ज़ैनब भी बुरी तरह टूट गई है। बहुत बुरा उनके साथ। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हमसे जितना हो सकेगा हम करेंगे, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है। ज़ैनब के अब्बू के साथ ये सब किया किसने? हमें पता है किसने किया। किसने? हमने। क्या?